दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शहीद की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे नौशेरा के शेर के नाम से जाना जाता है। 15 जुलाई 1912 उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक छोटे से गांव बीबीपुर में रहने वाले पुलिस अफसर मोहम्मद फारूक के घर एक बेटे का जन्म हुआ। मोहम्मद फारूक ने तय किया कि बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना है। खैर, बेटे की पैदाइश के बाद उसका नाम रखा गया मोहम्मद उस्मान। अब्बा मोहम्मद फारूक ने अपने बेटे का ये नाम इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी के नाम पर रखा। हजरत उस्मान गनी अरब में अपनी दिलेरी और हक की बात की पैरवी करने के लिए मशहूर रहे हैं। हजरत उस्मान कहते थे कि कई बार जुर्म माफ करना मुजरिम को ज्यादा खतरनाक बना देता है। कहते हैं कि नाम का असर इंसान पर जरूर पड़ता है। मोहम्मद फारूक के बेटे पर भी हजरत उस्मान गनी के नाम का असर पड़ने लगा था। तब यूपी के उस पुलिस अफसर बाप ने नहीं सोचा था कि उनका बेटा भारतीय सेना में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बनकर देश के अमर शहीदों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएगा। साल 1932। तब मोहम्मद उस्मान की उम्र महज 20 साल थी। ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स का भारत में वर्चस्व था। उस्मान के अब्बा चाहते थे कि बेटा सिविल सर्विसेज में जाकर खानदान का नाम ऊंचा करे, लेकिन उस्मान के ख्वाब अब्बा की सोच से काफी अलग थे। उस्मान जिस दौर में पल रहे थे वो आजादी से काफी पहले का दौर था। माना जाता है कि उस्मान ने तभी सेना में जाकर देश के लिए कुछ करने का जज्बा दिल में पाल लिया था। खैर, 20 की उम्र में उस्मान को RM रॉयल मिलिट्री एकेडमी में दाखिला मिल गया। तब पूरे भारत से केवल 10 लड़कों को इस मिलिट्री एकेडमी में दाखिला मिला था। भारत की तब अपनी मिलिट्री एकेडमी नहीं थी, इसलिए सेना में जाने वाले युवाओं को ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में रॉयल मिलिट्री एकेडमी भेजकर ट्रेनिंग करवाती थी। हालांकि इंग्लैंड की इस एकेडमी में यह आखिरी बैच था। ठीक उसी साल उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हो गई। उस्मान अपने अब्बा फारूक के ख्वाहिशों के उलट आर्मी अफसर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए, जहां वो 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरे। इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के बाद साल 1935 में उस्मान को बलूच रेजिमेंट के सैन्य अफसर के तौर पर पहली पोस्टिंग मिली। वर्ल्ड वॉर के दौरान मोहम्मद उस्मान को अफगानिस्तान और बर्मा में भी तैनात किया गया। शायद उस्मान अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, जो उन्हें बंटवारे के बाद पाकिस्तानी फौज से लड़नी थी। बंटवारे से पहले 1945 से लेकर 1946 तक मोहम्मद उस्मान 10 बलूच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान वो मेजर पद पर तैनात रहे। बलूच रेजिमेंट में तैनाती के दौरान वो युद्ध की हर बारीकियों को सीख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत पाक बंटवारे की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और किसी भी समय देश के बंटवारे का ऐलान हो सकता है और सेना को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। खैर, साल 1947 में भारत पाक बंटवारा हो गया, जिसके बाद दोनों देशों से लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। भारत पाक बंटवारे के बाद हर चीज का बंटवारा हो रहा था। जमीन के टुकड़े के साथ साथ विभागों और सेना की कुछ रेजिमेंट का भी बंटवारा किया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, इसलिए बलूच रेजिमेंट बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गई। बंटवारे के बाद मोहम्मद उस्मान पर सबसे ज्यादा प्रेशर आ गया था। यह प्रेशर किसी लड़ाई का नहीं, बल्कि एक मुसलमान नाम होने का था। क्योंकि उस दौर में सेना में बहुत ही कम मुसलमान थे। जब बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान होने की तर्ज पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। जिन्ना जानते थे कि उस्मान एक काबिल और दिलेर अफसर है,
जो पाकिस्तानी सेना के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। बावजूद इसके उस्मान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। उसके बाद उस्मान को तोड़ने के लिए पाकिस्तानियों की ओर से काफी लालच दिए गए। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तानी सेना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने तक का लालच दिया था। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के होते हैं। वहां सबसे ज्यादा ताकत सेना के पास है और सेना का मुखिया वहां का सबसे ताकतवर आदमी होता है। तो एक तरह से मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तान का मुखिया बनने का लालच ठुकरा दिया था। इतने बड़े लालच को लात मारने का जज्बा उसी इंसान के अंदर हो सकता है जिसकी रग रग में अपनी मातृभूमि के लिए अटूट प्यार और सम्मान भरा हो। तो आखिरकार उस्मान ने भारतीय सेना में ही रहने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें डोगरा रेजिमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। साल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कश्मीर आजाद रहना चाहता था, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने बेहद चालाकी से वहां घुसपैठ की और शांत दिख रही कश्मीर घाटी में कोहराम मचा दिया। पाकिस्तान की मंशा अपनी ताकत के दम पर कश्मीर में कब्जा करने की थी। उस दौरान कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। इस मदद के बदले कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए अपने सैनिकों को श्रीनगर भेज दिया। भारतीय सेना का पहला लक्ष्य पाकिस्तानी कबायलियों से कश्मीर घाटी को बचाना था। शुरुआती झटकों के बाद भारतीय सेना काफी संभल गई थी। भारतीय सेना ने कश्मीर के आम इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। वहीं पाकिस्तानी नौशेरा तक पहुंच गए थे। पुंछ में हजारों लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने का काम सेना कर रही थी। पाकिस्तानी फौज कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने में सफल रही। कई ऑफिसर्स के साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान कश्मीर में अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। उस्मान के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। दुश्मन गुफाओं में छुपकर भारतीय सेना पर हमला कर रहा था। उस्मान ने झंगड़ क्षेत्र को पाकिस्तानियों के कब्जे से आजाद कराने की कसम खाई थी, जो उन्होंने पूरी भी की। ब्रिगेडियर उस्मान ने एक तो पाकिस्तानी सेना में सेनाध्यक्ष बनने की पेशकश को ठुकरा दिया था, उसके बाद ऐसी ही बहादुरी दिखाई कि एक के बाद एक कई इलाके दुश्मन सेना के जबड़ों से खींच कर ले आए। झंगड़ हासिल करने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को भी फतह कर लिया था, जिसके बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। उस्मान की बहादुरी के आगे पाकिस्तानी सेना ने हार मान ली। ब्रिगेडियर उस्मान की काबिलियत और कुशल रणनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना को काफी कम नुकसान हुआ। जहां इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 900 सैनिक मारे गए, तो वहीं भारतीय सेना के सिर्फ 33 सैनिक शहीद हुए थे। ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी से पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि उसने उस्मान के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। इसके बाद झंगड़ पर कब्जे के लिए पाकिस्तानी सेना ने फिर से चढ़ाई की और 3 जुलाई सन 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान 36वें जन्मदिन से 12 दिन पहले ही शहीद हो गए। उस्मान इकलौते भारतीय थे जो ब्रिगेडियर पद पर रहते हुए देश के लिए शहीद हुए थे। उनके जनाजे में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। युद्ध में अनन्य वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए उस्मान को सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, यह मुल्क मेरी जान है, इसकी हिफाजत की खातिर मेरा दिल और जान कुर्बान है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके।